हाय गाइस, वेलकम टू वाइशायस। माय नेम इज़ इशी एंड इस वाले वीडियो में हम क्लास 8 का एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 ट्राइबल्स, दिकूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज उसका पार्ट 1 कंप्लीट करने वाले हैं। ना सी ट्राइबल्स मतलब आपको पता है, दिकूज मतलब होता है आउटसाइडर। मैंने जब पिछला वाला मैं चैप्टर करवा रही थी तो उसमें मैंने बता रखा था कि जो कुछ प्लांटर्स आए थे यूरोप से, ठीक है, नॉट ओनली प्लांटर्स, जो भी ऐसे लोग थे जो उनके एट दैट टाइम जो हमारी लोकेलिटी जो थी उनकी एंशियंट ट्रेडिशन को ख़राब कर रहे थे, तो उनको वो लोग डिकूज कंसिडर किया करते थे। तो बेसिकली जो डिकूज का मतलब होता है वो होता है आउटसाइडर्स, ठीक है। एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज, विजन ऑफ गोल्डन एज यहाँ पे क्यों ऐड करा गया है? बिकॉज जो ट्राइबल पीपल थे ना, देखो बर्बादी सबकी करी है अंग्रेज़ों ने, चाहे वो पीजेंट्स थे, ट्राइब्स थे, या फिर कोई भी थे, ओके, तो सभी बर्बाद हुए हैं। तो जो ट्राइबल पीपल थे ना, इनका ये विश था, ये सोचते थे कि कभी ना कभी ये अंग्रेज़ जाएंगे हमारे एरिया से और हमारे अच्छे दिन आएंगे, इन द सेंस एक गोल्डन एज आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे दिया गया है द विजन ऑफ गोल्डन एज, और कोई रीज़न नहीं है इसका। सो आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एज़ यूजुअल, जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमारे सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल मेंटरशिप ही दी जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड नो मैटर आपको कब अटेम्प्ट देना है, कब से प्रिपेयर कर रहे हो, बट येस आप सर को कॉन्टैक्ट कर लो, बेनिफिट आपका ही होगा। आपके एनसीईआरटी के बुक में फ्रंट पेज पे एक स्टोरी, काइंड ऑफ स्टोरी दी गई है, मैं उसको लास्ट में कराऊंगी बिकॉज आप उससे अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। अभी पढ़ते हैं ट्राइबल पीपल कौन थे, कैसे रहते थे, क्या क्या लोग काम किया करते थे। तो देखो, कुछ थे झूम कल्टिवेटर्स, अभी मैं बताती हूँ क्या होता है, डोंट वरी। कुछ थे हंटर एंड गैदरर्स, कुछ थे हर्डर्स, कुछ थे, ठीक है, और कुछ जो थे वो सेटल कल्टीवेशन किया करते थे। बात करते हैं अगर जूम कल्टीवेशन की, तो देखो ये ना स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पे किया जाता है, मेनली ये फॉरेस्ट में होता है। तो इसमें क्या होता है ना, क्रॉप्स उगने के बाद में जो कल्टीवेटर्स होते हैं, जो ट्री टॉप्स होता है ना, उसको ये लोग कट कर दिया करते हैं, ठीक है। एंड ये लोग सनलाइट को अलाउ करते हैं कि हाँ वो ग्राउंड में पहुँचे। उसके बाद जितने भी वेजिटेशन है ना उस लैंड पे क्लियर कर देते हैं, मतलब कल्टीवेट वगैरह करके जो भी बचता है नीचे वाला पार्ट उसको जला देते हैं लोग। जलाने के बाद में जो उसका राख वाख बचता है ना, उसको वैसे ही चारों तरफ स्प्रेड कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो राख होता है ना उसमें होता है पोटैश, और पोटैश क्या करता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको बढ़ाता है, ठीक है, ताकि सॉइल फर्टाइल रहे। तो ये ना बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है और इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता था, क्योंकि जब ये लोग जलाते थे ना, तो जलने के बाद उस पर्टिकुलर एरिया को वो लोग वैसे ही 10-15 साल के लिए छोड़ के किसी और एरिया में जाते थे लोग। एंड ये लोग ट्रीज़ को एक्स से कट करते थे। आई होप आपको इतना तो पता ही हो रखा होगा। तो इसीलिए ना, क्योंकि ये लोग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए इनको जो जूम कल्टीवेशन है उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है, ओके। कुछ थे हंटर गैदरर्स। हंटर गैदरर्स देखो, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीलिम्स में काफ़ी कुछ आता है एनसीईआरटी से ही, ठीक है। अवॉइड नहीं करना होता है, हम सब अवॉइड करते हैं, हमें पता है, बट स्टिल आप अवॉइड मत करना। यहाँ पे मैप दे रखा है, या आपको ये मैप पता होना चाहिए, स्पेशली आपको ये मैप याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी ट्राइब्स थी ना उस टाइम की इंपॉर्टेंट ट्राइब्स, नागा ट्राइब्स हैं, बंजाराज हैं, वन गुज्जर्स हैं, भील ट्राइब हैं, बैगाज हैं, बहुत सारे हैं, आपको सब पता होना चाहिए बिकॉज प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं हंटर एंड गैदरर्स के बारे में। तो बहुत सारे रीजन में ना कुछ ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे भी थे जो कि अपना लिवलीहुड बस एनिमल्स को हंट करके चलाते थे, ठीक है, और फॉरेस्ट का जो प्रोड्यूस थे ना वो गैदर करके चलाते थे लोग। तो उनके लिए जो था ना सब फॉरेस्ट ही था। अपने सर्वाइवल के लिए ना वो लोग फॉरेस्ट पे ही डिपेंड हुआ करते थे। जैसे कि इसका एग्जांपल है ना खोन्स ट्राइब, एक उड़ीसा का ट्राइब है खोन्स ट्राइब, उसका ये परफेक्ट एग्जांपल है। ये लोग ना हमेशा ही हंटिंग किया करते थे लोग, ये लोग रेगुलरली हंटिंग किया करते थे लोग। वहाँ से जो भी इनको मिलता था, मीट वगैरह, जो भी फ्रूट्स वगैरह कुछ भी फॉरेस्ट से, ये लोग लेके आते थे लोग, और ये लोग खुद में डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे लोग, मतलब डिवाइड कर देते थे लोग इक्वली, ओके। उसके बाद में ये लोग महुआ और साल के जो सीड्स हुआ करते थे उनसे ऑयल निकालते थे लोग, ओके। जितने भी हर्ब्स थे, जितने भी श्रब्स थे, उससे वो लोग ना इसको मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ किया करते थे। प्रॉब्लम ये थी, इन लोग के पास पैसे वैसे थे नहीं। अब चौबीसों घंटे हर साल के 365 डेज़ आप मीट नहीं खा सकते हो, ठीक है। ऑफकोर्स जिनकी मजबूरी है वो तो खाएंगे, बट इनके पास ऑप्शंस थे ना, राइस वाइस चाहिए इनको उसके लिए, बाकी भी फूड ग्रेन्स होती हैं, अदर भी कुछ चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सर्वाइव करना है तो आपको जंगल पे ही डिपेंड रहना है, ठीक है। अगर कुछ नहीं हो तो आप रह सकते हो, हमारे एंशियंट टाइम पे भी तो लोग रहे हैं ना। बट अगर कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं तो आपको उसके लिए सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे। तो इनका ये था ना, कुछ ट्रेडर्स हुआ करते थे एट दैट टाइम, कुछ क्या सारे तो सारे ट्रेडर्स ही तो हुआ करते थे। तो उनको चाहिए था ना कुछ फ्लावर्स, कुछ चीज़ें उनको चाहिए थी जो कि फॉरेस्ट से मिलती थी, जैसे कि कुसुम एंड पलाश फ्लावर्स,
ये क्या थे, ये जो लेदर हुआ करते थे ना और कुछ क्लोथ्स हुआ करते थे, उनको कलर करने के काम आता था, ठीक है। तो ये लोग जो ट्रेडर्स थे वो डिपेंड थे ये हंटर एंड गैदरर्स पे। एंड जो हंटर एंड गैदरर्स थे, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, तो ये लोग ये अपने ट्रेडर्स पे डिपेंड हुआ करते थे। किस लिए? जस्ट बिकॉज ऑफ राइस एंड जो अदर फूड ग्रेन्स वगैरह होता था ना, उसके लिए। तो बार्टर सिस्टम चलता था इन लोगों का कि मैं आपको ये दे रहा हूँ कुसुम एंड पलाश फ्लावर्स, या फिर आपको जो भी रिक्वायरमेंट्स है आप मुझे बदले में फूड ग्रेन्स वगैरह दे दो। एंड बहुत सारे जो ट्राइब्स थे ना, वो जाके लेबरर भी बन जाते थे, लेबर वाले भी काम किया करते थे, ठीक है। काइंड ऑफ स्लेवरी, यू कैन से। स्लेवरी तो बोलना सही नहीं है, बट हाँ, ये लोग लेबर थे मेनली। जितने भी ट्राइब्स थे ना, अगर उनको कोई काम वाम नहीं मिलता था तो अपना लिवलीहुड चलाने के लिए ये लोग लेबर भी बन जाया करते थे। उसमें से एक ट्राइब थी बैगाज, जो कि सेंट्रल इंडिया में पाई जाती थी एट दैट टाइम। मैंने देखो मैप में इधर है, मैंने अभी तो दिखा रखा है। सेंट्रल इंडिया में देखो बैगाज है, आप इसमें देखना, ध्यान से मिल जाएगा, ठीक है। इनको ना पसंद नहीं था कि हम जा कर के किसी और का, यू कैन से, नौकरशाही करें। ऑफ कोर्स वो लोग इसको स्लेवरी ही मानते थे कि हम ट्राइब्स हैं, हमारी भी अपनी आइडेंटिटी है, वो वॉयलेट नहीं होनी चाहिए। हमारी अपनी डिग्निटी है, वो हम किसी भी कीमत पे वॉयलेट नहीं करेंगे। ओके, तो ये एक पर्टिकुलर ट्राइब है जिसको लेबर बनना बिल्कुल पसंद नहीं था। ओके, तो क्या हुआ ना, एट अ टाइम ये जो ट्रेडर्स हुआ करते थे, वो राइस वगैरह जो भी अदर फूड ग्रेन्स वगैरह हुआ करते थे, ये ना इनको डबल रेट पे सेल किया करते थे। तो इनको ये समझ में आता था कि हमारा इससे लॉस हो रहा है। तो अब क्योंकि इनके पास ऑप्शन नहीं था, ट्रेडर्स के पास ऑप्शन है, अगर इन लोगों ने मना किया तो वो दूसरे हंटर एंड गैदरर्स के पास जाएंगे, बट इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इनको ट्रेडर्स के पास ही जाना होगा। और सारे के सारे ट्रेडर्स वैसे ही के वैसे ही थे, बस लूटने वाले, ठीक है। सब लोग अपना बेनिफिट देखते हैं, इसमें ट्रेडर्स की कोई गलती नहीं थी, सब लोग अपना बेनिफिट देखते हैं, नो मैटर व्हाट। तो उनको क्योंकि ये लोग हाई प्राइस पे सेल किया करते थे, तो बेसिकली जो ये हंटिंग और गैदरिंग किया करते थे ना, इनको जाना होता था मनी लेंडर के पास में। अगर पैसे की कमी हो रही है तो इनको लोन चाहिए होता था। लोन कौन देगा? मनी लेंडर। उसके बाद में अ, इन लोगों को समझ में आने लगा कि हमारा नुकसान हो रहा है हमारा, बट ये लोग कुछ कर तो सकते थे नहीं। और जब ये मनी लेंडर जब लोन देता था ना, तो कहता था ठीक है आप पैसे तो लेके जा रहे हो, लेकिन हमको ब्याज पे चाहिए, इंटरेस्ट रेट लगा के देता था उनको। ओके, फिर कुछ थे जो हर्डर्स थे। बहुत सारे रीजन ऐसे भी थे जहाँ पे ट्राइबल पीपल रहते थे, जो कि हर्डिंग किया करते थे एंड रेयरिंग किया करते थे एनिमल्स का। मेनली ये पेस्टोरलिस्ट हुआ करते थे। पेस्टोरलिस्ट मतलब जो कि मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू सीजन्स, अपने कैटल्स को, अपने शीप्स को लेकर के मूव करते हैं। जैसे कि मान लो कहीं पे बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव हीट है, यहाँ पे कहीं पे गर्मी वर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो वो अपने किसी फेवरेबल कंडीशन में जाएंगे जहाँ पे उतनी गर्मी ना पड़ रही हो। अगर उसी एरिया में ठंडी पड़ रही होगी तो वो वहाँ से वापस आएंगे। आप इसके बारे में ना क्लास 9th की एनसीईआरटी में पढ़ोगे। जस्ट इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी, उसके बाद मैं बताऊँगी आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे उतना ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बिकॉज यहाँ पे कुछ जैसे कि वन गुज्जर्स हैं पंजाब हिल्स के, और भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हुई हैं ट्राइब्स की, मैप में भी दे रखी है, नो मैटर, आप वहाँ से भी देख सकते हो। ओके, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि एक जूम कल्टिवेटर्स थे, एक हंटर गैदरर्स थे, और दूसरा हर्डर्स भी थे। उसके बाद में कुछ ऐसे भी थे ना जो कि सेटल कल्टिवेशन किया करते थे। व्हाट मीन्स कि कुछ ट्राइब्स ऐसे थे जैसे कि गोंड्स थे, संथाल्स थे, छोटा नागपुर प्लेटिव के मुंडास थे। ओके, उस टाइम पे जो ये छोटा नागपुर था ना, उसके मुंडास ट्राइब जो थे ना, वो क्लैन एज अ होल, मतलब पूरी सोसाइटी, काइंड ऑफ यू कैन से सोसाइटी। अब उन लोग का अपना अलग ही सोसाइटी था ना, उन लोग को लोगों से मतलब तो था नहीं, बट हाँ, वो लोग सारे लोग मिलजुल के रहा करते थे, लोग पर्टिकुलर एक एरिया में सेटल होकर के। तो अगर आप किसी एरिया में सेटल हो जाते हो हमेशा के लिए, तो उस एरिया में आपका राइट हो जाता है, वो जो पर्टिकुलर लैंड है वहाँ पे आपका राइट हो जाता है कि हाँ मैं यहाँ पे अब रहता हूँ, अब यहाँ पे कोई और नहीं आ सकता है, ठीक है। तो जो ये ब्रिटिशर्स थे ना, उनको ये समझ में आने लगा कि जो ये गोंड्स और संथाल्स हैं, ये ना काफ़ी ज़्यादा सिविलाइज्ड है हंटर और गैदरर से, और जो ये शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स करते हैं ना उनसे। बिकॉज इनका मेन एजेंडा क्या था पता है? लोगों को कंट्रोल करना। लोगों इन द सेंस कि अगर हम लोगों को कंट्रोल करेंगे तो जो आसपास का एरिया है वो अपने आप ही वो कंट्रोल में आ जाएगा। क्योंकि फॉरेस्ट से ना इनको चाहिए था बहुत कुछ, अभी हम आगे जानेंगे क्या क्या चीज़ें चाहिए थी, ठीक है। मेनली इतने लोग थे, और भी लोग थे, बट यहाँ पे लिमिटेड ही दिया गया है तो मैंने उतना ही बताया। जूम कल्टिवेटर्स थे, इसमें भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती थी। उसके बाद हंटर्स एंड गैदरर्स थे, उसके बाद हर्डर्स भी हुआ करते थे, उसके बाद सेटल कल्टिवेशन भी लोग किया करते थे। अभी बात करते हैं जो कॉलोनियल रूल था ना, वो कैसे अफेक्ट किया ट्राइबल्स की लाइफ को। देखो चेंज हो गई लाइफ, बहुत ही वाहियात हो गई।
क्योंकि अभी भी हम लोगों ने देखा कि इनकी लाइफ मेनली फॉरेस्ट पे ही डिपेंड हुआ करती थी। तो जब अंग्रेज़ नहीं आए थे ना, उससे पहले कुछ ट्राइबल चीफ्स हुआ करते थे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, ठीक है। वो कुछ दे यूज़ टू एन्जॉय सर्टेन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर, यू कैन से। उस टाइम पे इकोनॉमिक पावर भी इनके हाथ में थी। अपने अपने एरिया पे कंट्रोल भी था, जो जितना पर्टिकुलर टेरिटरी है उनका, उस एरिया पे उनका कंट्रोल था अच्छा खासा। फिर उसके बाद कुछ अपने लिए ये लोग लॉ बनाते थे लोग, फॉरेस्ट का मैनेजमेंट ये लोग खुद ही देखते थे लोग। ब्रिटिशर्स के आने के बाद सब कुछ ही बंद हो गया, ओके। अगर सिंपल सी भाषा में मैं समझाऊँ तो इन लोगों ने, जब ये अंग्रेज़ आए उसके बाद में इन्होंने अपनी डिग्निटी खो दी, आइडेंटिटी भी ख़त्म कर दिया। अथॉरिटी थी ना जो कि ये पावर है, इकोनॉमिक पावर है, कभी कभी किसी की गलती होने पे ये लोग खुद ही भी पनिश कर दिया करते थे लोगों को, मीन्स ट्राइब्स को, जो भी नॉर्मल वगैरह हुआ करती थी। ये सारी पावर उनके हाथ से चली गई। इनका जो मेनली ट्रेडिशनल फंक्शंस था ना, वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। बात करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स का क्या हुआ होगा। क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स ना बहुत ही अनकंफर्टेबल हुआ करते थे लोग, अगर एक जगह पे वो लोग रहेंगे लोग तो इन लोगों को ना हमेशा एक जगह से दूसरे जगह पे घूमना पड़ता था, जस्ट फॉर द कल्टीवेशन पर्पस, ओके। कभी इनका कोई फिक्स्ड एक होम नहीं था कि हम यहाँ पे बैठेंगे और यहाँ पे हमेशा ज़िंदगी भर रहेंगे, ठीक है। तो क्योंकि जो ये ब्रिटिशर्स हुआ करते थे ना, उनको ऐसे लोगों को एडमिनिस्टर करना बहुत ही ईजी था जो कि सेटल हो गए थे। बट क्योंकि ये लोग हमेशा प्लेस टू प्लेस घूमते रहते थे कल्टीवेशन के पर्पज़ से, तो इन लोगों को थोड़ा सा ना हार्ड हो रहा था, डिफ़िकल्ट हो रहा था इन लोगों को संभालना। तो इन लोगों ने ना, मैंने चैप्टर जब मैं 2 पढ़ा रही थी तो मैंने बता रखा था कि बहुत सारे सेटलमेंट्स इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाए थे। जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट था, रेवतवाली सेटलमेंट था, महल वाली सेटलमेंट्स था, ठीक है। तो इन लोगों ने क्योंकि डिफ़िकल्टी हो रही थी इन लोगों को हैंडल करने में, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को, तो इन लोगों ने बहुत सारे ऐसे सेटलमेंट्स लेकर के आए थे, ताकि ठीक है, उन लोग को जो भी डिफ़िकल्टी हो रही हो, उन लोग को जो भी प्रॉब्लम हो रही हो, वो बाहर जाए, उससे उनको कोई मतलब नहीं है, रेवेन्यू आता रहे बस। बट इन लोगों ने कितना भी कोशिश किया, मैंने बता रखा था कि कैसे कैसे कल्टीवेशन सेटलमेंट्स जो भी ये लोग लेके आए थे, वो सारे के सारे फेल हो गए थे। तो हमें ऑब्वियसली हमें कह सकते हैं कि जो ये शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को कंट्रोल करने का इनका जो एजेंडा था, जो जितना भी इन लोगों ने एफर्ट लगाया, वो सक्सेसफुल नहीं हुए, ठीक है। बात करते हैं फॉरेस्ट लॉज के बारे में। देखो, जब ये ब्रिटिशर्स आए ना, तो पहले तो इन लोगों ने नॉर्मल तरीके से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश ऑफ कोर्स कर ही रखा होगा। बट इसके बाद इनकी जब ग्रीड बढ़ गई, तो इन लोगों ने फॉरेस्ट लॉज में कुछ ऐसे से वाहियात चीज़ ऐड करवाया जिसका कोई जवाब नहीं था। देखो, अभी अभी हम लोगों ने जाना कि बहुत सारे जो ट्राइब्स ऐसी थी, बहुत सारे क्या, 90% ट्राइब्स ऐसी थी जो कि फॉरेस्ट पे डिपेंड थी, ठीक है। और अपने या तो अपने कैटल्स के लिए या फिर अपने लिए, ओके। तो जब ये आए, इनकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई। इन्होंने ब्रिटिशर्स ने पूरे फॉरेस्ट पे अपना कंट्रोल जमा लिया, ठीक है। फॉरेस्ट को कह दिया कि वो स्टेट की प्रॉपर्टी है, आप में से किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। और फॉरेस्ट को कह दिया कि ये ना रिजर्व फॉरेस्ट है, आप में से कोई भी यहाँ पे एंटर नहीं करेगा, ठीक है। और ये रिजर्व फॉरेस्ट है, इसका मतलब जो हम चाहेंगे आप वहाँ पे यही उगा सकते हो, अपने मर्जी का कोई भी क्रॉप यहाँ पे आप उगा नहीं सकते हो, ठीक है। तो इससे दिक्कत ना सभी को हुई, झूम कल्टीवेशन में भी दिक्कत आई, क्योंकि अब जाएंगे कहाँ। अब अगर आप सोचो कि अगर आप एक पर्टिकुलर एरिया है, आपने उसको पूरे एरिया को ही आपने रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया, तो आप कहाँ जाओगे कल्टीवेशन करने, बाकी लोग कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो जो झूम कल्टीवेशन करते थे उनको भी दिक्कतें आई, जो हंटिंग किया करते थे उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। बट स्लोली टाइम पे ना, बहुत ही लॉन्ग टाइम पे इनको समझ में आया कि हम गलत कर रहे हैं। अगर हम बैन लगा देंगे किसी के जाने से ही, तो हमारा काम करेगा कौन, खेती करेगा कौन। अब ये खुद तो जाएंगे नहीं खेती करने, ठीक है। तो जो ये कॉलोनियल ऑफिशियल्स थे, ठीक है, जो भी ऑफिसर्स वगैरह थे, वो एक सोल्यूशन के साथ है। उन्होंने कहा कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर है ना, हम इनको छोटे छोटे लैंड्स वगैरह दे दिया करेंगे फॉरेस्ट में, बदले में ये हमारे लिए उस पर जितने भी एरिया बच रहा है वहाँ पे टिम्बर की खेती करेंगे। टिम्बर क्यों, टिम्बर बिकॉज जो ये रेलवेज़ का थे ना, जो ये रेलवेज़ की जो पटरियाँ होती हैं, उन पे वो टिम्बर ही बिछाया जाता था एट दैट टाइम, ओके। तो इस वजह से उनको टिम्बर की नीड थी। एंड उस टाइम पे ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रखा था, ओके। आप क्लास 10th में पढ़ोगे इस बारे में, डोंट वरी अबाउट दैट। कुछ ऐसे ऐसे इम्पैक्ट दिए हैं, ओके। ना कोई फ्रीली घूम सकता है, ना कुछ, जो है हमारा इन द सेंस ब्रिटिशर्स का ही है, ठीक है। बस थोड़ा सा अलाउ कर दिया कि ठीक है, आपको स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड दे दी जाएगी, बदले में आपको उसमें टिम्बर की खेती करनी पड़ेगी, ओके। इससे बहुत ही ज़्यादा यू कैन से डिसकंटेंट जनरेट हुआ। एंड बहुत ही ट्राइबल ग्रुप्स थे जो इसके अगेंस्ट, उनका रिएक्शन बहुत ही डेंजरस था।
जो कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज ये लेके आए थे ब्रिटिशर्स, उन्होंने न्यू रूल्स को डिसऑबे करा, प्रैक्टिसेस करना बंद कर दिया, बहुत ही इलीगल प्रैक्टिस करने लगे, ठीक है, मतलब जो मना था वही करने लगे। आप देखोगे 1906 में आसाम में, 1930 में सेंट्रल प्रोविंस में रिवोल्ट भी हो रखे हैं। बात करते हैं ट्रेड में क्या प्रॉब्लम थी। देखो 19th सेंचुरी में जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो ट्राइबल ग्रुप्स थे ना, उनको ये ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स पे डिपेंड रहना पड़ता था, मैंने अभी बताया उस टाइम पे। तो 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स ना बहुत सारे आने लगे इन लोगों के पास में, फॉरेस्ट की कुछ चीज़ें होती थी वो खरीदने के लिए, एंड इन लोग को ये लोग ना ऑफर करते थे कि अगर आपको काम वाम करना हो तो आप हमारे साथ चल सकते हो, आप हमारे यहाँ जो भी काम है आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो वो ट्राइबल ग्रुप्स जो थे ना, उनको ये कुछ उन लोगों ने ना, उनको टाइम लगा ये समझने के लिए कि ये हो क्या रहा है। आप इसको एक एग्जांपल से कंसिडर करो। एग्जांपल लेते हैं सिल्क ग्रोवर्स का, ठीक है। 18th सेंचुरी में जो इंडियन सिल्क था ना, वो उसकी बहुत ही डिमांड थी यूरोपियन मार्केट्स में, क्योंकि जो इंडियन सिल्क हुआ करता था ना, उसकी जो क्वालिटी थी ना वो बहुत ही ज़्यादा फाइनेस्ट हुआ करती थी, तो वो यूरोप के मार्केट्स में मार्केट में बहुत ही डिमांड में था। ओके, तो आप देखोगे जैसे ही इंडियन सिल्क की डिमांड बढ़ेगी यूरोपियन मार्केट में, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं ना, वो ट्राई करेंगे कि हम सिल्क का जो प्रोडक्शन है हम उसको जितना बढ़ा सके उतना बढ़ा दें। उनको मैटर नहीं करता है कि कौन जी रहा है कौन मर रहा है, उनको बस चाहिए था एट दैट टाइम सिल्क, ठीक है। लालची थे यार। उसके बाद में आप देखोगे ना, प्रेजेंट डे झारखंड में हजारीबाग करके एक जगह है, ठीक है, जहाँ पे संथाल ट्राइब जो थी वो कोकून रेयर करती थी, मेनली कह सकते हो कि वो सिल्क की प्रोडक्शन वो करती थी संथाल ट्राइब्स। अब देखो, अब ये जो ट्रेडर्स हुआ करते थे ना, वो अपने एक एजेंट को भेजते थे, किसके पास में, इन संथाल ट्राइब के पास में, ठीक है। और इनसे कहते थे कि आप इनको पैसे दो, मतलब उनको पैसे देते थे अपने एजेंट्स को, एंड कहते थे कि आप उनको ये पैसे दे करके उनसे कोकून्स लेके आओ, ठीक है। अब 1000 कोकून्स के ना उनको 3 से 4 रुपए मिलते थे, तो सोचो लॉस हो किसका रहा है, ठीक है। उसके बाद में ये जो मिडिल मैन हुआ करते थे ना, मिडिल मैन इन द सेंस कि जो ये एजेंट हुआ करते थे, वो इन कोकून्स को लेके जाते थे गया में। ओके, इट्स अ प्लेस, ओके, गया इज़ अ प्लेस, डोंट वरी अबाउट दैट। वहाँ पे जाके उनको वो 5 गुने दाम पे बेचते थे, ठीक है। मैं बिल्कुल बहुत ही आराम आराम से चल रही हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं कर रही हूँ, बस समझ में आना चाहिए। तो वहाँ पे ना जब ये लोग जाते थे बुर्दवान में या फिर गया में जाते थे, तो वो जो कोकून्स वगैरह हुआ करता था उसको बहुत ही चीप प्राइस में ख़रीद करके वहाँ पे 5 गुने के दाम पे सेल किया करते थे। तो इससे ना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था इनका, ये मिडिल मैन का, मीन्स इन एजेंट का। क्यों? क्योंकि ये ना लिंक थे एक्सपोर्टर्स और ये सिल्क ग्रोवर्स है ना उनके बीच में। ओके, अच्छा, यहाँ पे बर्बादी किसकी हो रही है? सिल्क ग्रोवर्स की हो रही है, क्योंकि पैसा उनको कम मिल रहा है, ठीक है। बहुत ही ट्राइबल ग्रुप्स को ना ये समझ में आने लगा कि जो मार्केट और जो ये ट्रेडर्स है ना, ये इनके दुश्मन ही हैं और कुछ नहीं है। फिर उसके बाद में ना जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा यूरोप में, तो जो ट्राइबल्स थे ना, देखो बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि एक ही एरिया में जितने भी ट्राइब्स थे वो ही पर्टिकुलर एरिया में काम किया करते थे। ऐसे बहुत से ट्राइब ऐसे भी थे जो बहुत दूर दूर से आते थे, ठीक है, अपने पर्टिकुलर क्लाइंट्स को अपने घर को छोड़ करके आते थे। तो उन लोगों के लिए ना सिचुएशन और भी ज़्यादा गंदी हो गई कि एक तो हम लोग दूर से भी आ रहे हैं, हमको पैसे भी कम मिल रहे हैं, उसके बाद हमारा लॉस भी हो रहा है, ठीक है। ना हम खुद का पेट भर पा रहे हैं तो हम अपनी फैमिली का क्या ही पेट भरेंगे। इनकी ये थोड़ी थोड़ी ये मेंटालिटी होने लगी। ओके, फिर 19th सेंचुरी में ना टी प्लांटेशन भी आने लगा। उसके बाद में माइनिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री बन गया। तो जो ट्राइबल्स है ना उनको रिक्रूट करा जाने लगा बहुत ही लार्ज नंबर में। क्यों? ताकि वो टी प्लांटेशन में वर्क कर सके, ठीक है। टी प्लांटेशन मेनली असम में था, असम में आया था एट दैट टाइम। और माइनिंग कहाँ पे था एट दैट टाइम? झारखंड। आज भी झारखंड में ज़्यादा होता है, बट हाँ उस टाइम पे झारखंड, यहाँ पे आपकी बुक में प्रॉपरली मेंशन कर रखा है। इनको रिक्रूट कौन करता था? कॉन्ट्रैक्टर्स। तो ये वही कॉन्ट्रैक्टर हुआ करते थे जिनको ब्रिटेन के जो ऑफिशियल्स थे, जो कि ब्रिटिशर्स थे, उनके जो ऑफिशियल्स थे उनको अपने एजेंट्स को भेजते थे। मैंने अभी अभी भी जिसको मैंने बताया कि वो मिडिल मैन हुआ करते थे, अपने एजेंट को भेजते थे, वो लोग रिक्रूट करते थे ऑन लो वेजेस। उनको सैलरी कम दिया जाता था, काम ज़्यादा करवाया जाता था। एंड फिर उसके बाद में उनको ये मना था, मतलब उनका ये था ना कि आप बिना परमिशन के घर नहीं जा सकते हो, आप जा ही नहीं सकते हो। अगर बहुत ही अर्जेंसी आई, बहुत ही इमरजेंसी कोई आई तो ही आप घर जा सकते हो, वरना आप नहीं जाओगे। बेसिकली मना ही होता था, कोई घर पे नहीं जाता था। तो इन लोगों को धीरे धीरे ना ये समझ में आने लगा कि हाँ, यहाँ पे रहना हमारे लिए गुनाह ही है, लॉस ही है। ये जो ट्रेडर्स है ना, जो मार्केट प्लेस है, वो हमारा एनिमी है एंड नथिंग एल्स। ओके, एक टॉपिक और रह गया है बिरसा मुंडा के बारे में। आपके एक स्टार्टिंग में एक पेज दे रखा है, पेज पे कुछ लिखा हुआ है, अ काइंड ऑफ स्टोरी। मैं जब वो बिरसा मुंडा के बारे में जब मैं करवाऊँगी ना,
नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं वहाँ पे करवा दूँगी। एंड उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आपका ये मैप है ना, आपको ये मैप बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स नो मैटर वॉट, आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो, आप एक बार सर को ना कॉन्टैक्ट कर लो, बेनिफिट आपका ही होगा। सो हैव अ गुड डे अहेड।